हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का एक और पार्ट देखेंगे, 14वां पार्ट, जो आपके एग्जाम जीएससी प्रयोक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रिवीजन के तौर पे हम लोग एक चला रहे हैं क्लास, ठीक है। तो इसका 14वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ही सारे पार्ट को बनाए जा रहे हैं। तो प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिएगा और अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और जो लोग नए व्यूअर हैं, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से संबद्ध है? तो सर हेनरी मैन जो है ये राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत बताया था, तो गलत है। हाब्स राज्य की उत्पत्ति का समझौता सिद्धांत बताया था, तो ये भी गलत है। ओपेनहाइस राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत बताया था, ओपेनहाइस गलत है। ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत बताया था, तो ये संबंध आपका सही है, ठीक है। ऑस्टिन ने राज्य की उत्पत्ति का जो है दैवी सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, राज्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित पदों का सही क्रम नीचे दिए गए कोट में चुनिए। तो सही क्रम कौन सा होगा आपका? पहले नगर राज्य आया, ठीक है। फिर कौन आया? समाज राज्य आया, दूसरे नंबर पे आया। फिर राज्य समाज आया, फिर समाज राज्य आया, फिर राष्ट्र राज्य आया, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। समाज राज्य में राजनीतिक व्यवस्था पर सामाजिक व्यवस्था का वर्चस्व होता है, जबकि राज्य समाज में जो है समाज राज्य के अधीन हो जाता है। और मध्ययुगीन जो सामंती व्यवस्था को जो है समाज राज्य एवं रोमन साम्राज्य को राज्य समाज के रूप में समझा जा सकता है। और राज्य के ऐतिहासिक विकास का जो क्रम है, पूर्वी साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, मध्ययुगीन सामंतवादी राज्य आया, फिर पूंजीवाद राष्ट्र राज्य, फिर आधुनिक युग समाजवादी राष्ट्र राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, राज्य के उद्भव के विषय में मार्क्सवादी चिंतन का मानना है कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हित रक्षण के लिए बनाई गई संस्था है, तो बिल्कुल यही सही है। और राज्य एक ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं स्नई विकसित संस्थान है, गलत है। राज्य दैवी शक्ति का वरदान है, गलत है। राज्य व्यक्ति द्वारा सोच समझकर बनाई गई संस्था है, ये भी गलत है। तो मार्क्सवादी चिंतन ये मानता है कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हित रक्षण के लिए जो है बनाई गई संस्था है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सीधा संबंध निजी संपत्ति की उत्पत्ति के साथ है, क्योंकि इसने जो है धनवान और निर्धन वर्ग को जन्म दिया, और राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। और लेनिन कहता है कि धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो इसमें सूची 1 में कहा गया है, राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का आधिपत्य बनाए रखने की संस्था है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया है ओपेनहाइम द्वारा, ठीक है। ओपेनहाइम ने कहा था राज्य जो है एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का आधिपत्य बनाए रखने की संस्था है, ठीक है। और बी में है, इसमें कहा है कि राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग उत्पीड़न का यंत्र है, तो ये कहा गया था किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा। मार्क्सवादी ये मानते थे ना कि राज्य जो है धनी वर्ग द्वारा जो है गरीब वर्ग का उत्पीड़न का अर्थ है, यंत्र है। और सी में कहा जा रहा है कि राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए सुरक्षा संबंधी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, तो ये किसी ने कहा था? तो ये स्पेंसर महोदय ने कहा था, ठीक है। ये स्पेंसर ने कहा था। स्पेंसर ने कहा था राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए सुरक्षा संबंधी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, ये हीगल ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कहा था, पहला 3 से सही हो जाएगा, और दूसरा आपका किससे सही हो जाएगा? दूसरा जो है 2 से सही हो जाएगा, तीसरा किससे होगा? 4 से, 1 से, ठीक है। तो 3, 2, 4, 1 कोट आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोट नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 3, 2, 4, 1, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, अंतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, किसने कहा है? तो ये कहा है हॉब्स ने, ठीक है। हॉब्स ने अपने ग्रंथ डी सीवे में लिखा है, इसलिए प्राकृतिक विधि
सद्विवेक का आदेश है जो मनुष्य के ऐसे कार्यों को करने के लिए या नहीं करने के लिए प्रेरित करता है जो कि जीवन की सतत रक्षा से संबंध रखते हैं। तो ए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6वां नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सहायक कारक है। तो विकासवादी सिद्धांत का सहायक कारक कौन सा है? तो रक्त संबंध एवं मूल सामाजिक प्रवृत्ति दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त संबंध मूल सामाजिक प्रवृत्ति ये दोनों हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य का विकास अनेक कारणों और अनेक तत्वों के सहयोग से हुआ है। उनमें देखा जाए तो मूल सामाजिक प्रवृत्ति हो जाएगा, ठीक है, रक्त संबंध हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, आर्थिक गतिविधियाँ हो जाएगा और राजनीतिक चेतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है विकासवादी सिद्धांत के सहायक कारक माने जाते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास में मानव को खराब कर दिया है? तो ये कहा था रूसो ने। ठीक है, रूसो की अकादमी ने जो है 1750 में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जिसका विषय था, क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने मनुष्यों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया या नीचे गिराया है। रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर जो है प्रथम पुरस्कार पाया और इससे जो है उसकी ख्याति साहित्यिक जगत में भी फैल गई। और इसके अंतर्गत रूसो ने यह मान्यता रखी कि वैज्ञानिक और साहित्यिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप साधारणतः सारा समाज जो है भ्रष्ट हो गया है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित करता है तथापि वह स्वयं को किसी को भी समर्पित नहीं करता है। उपरोक्त पंक्ति किस अवधारणा को अभिव्यक्त करती है? तो ये सामान्य इच्छा की अवधारणा है। ठीक है, सामान्य इच्छा की अवधारणा क्या थी कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित करता है तथापि वह स्वयं को किसी को भी समर्पित नहीं करता है। तो ये सामान्य इच्छा की अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9वां नंबर प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है जो कि अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो ये कहा है ओपेनहाइम ने। ठीक है, ओपेनहाइम के शब्दों में प्रभुसत्ता जो है सर्वोच्च प्राधिकार है। यह ऐसा प्राधिकार है जो हर भौतिक प्राधिकार से स्वतंत्र या ये उसके ऊपर है और संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। तो इसने कहा था, किसने? ओपेनहाइम ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है, अभिजात सिद्धांत पैट्रो द्वारा दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। उदारवादी सिद्धांत ये प्लेटो द्वारा, ये भी सही है आपका। अनुदारवादी सिद्धांत ये बर्क द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, प्लेटो राज्य के साम्यवादी सिद्धांत या आधारवादी सिद्धांत से संबंधित था। ठीक है, उनकी मान्यता है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, राज्य का नैतिक उन्नति में ही व्यक्ति की नैतिक उन्नति है, इसलिए राज्य साध है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछा है, तो ये अनुदारवादी सिद्धांत जो है ये बर्क द्वारा नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संप्रभुता का समुद्रवर्ती प्रसार कहाँ तक है? भारतीय संप्रभुता का समुद्रवर्ती प्रसार कहाँ तक है? तो ये भूभागीय समुद्र तक है। ठीक है, भूभागीय समुद्र तक है, डी ऑप्शन सही होगा। जिस प्रकार राज्य के आवश्यक तत्वों में जो है जनता महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उसके लिए भूमि का भी कम महत्व नहीं है। भूमि का अभिप्राय केवल स्थल से ही नहीं अपितु उसके अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक साधन आ जाते हैं जो किसी देश के स्थल जल वायु से प्राप्त है। दूसरे शब्द में कहा जाए कि किसी राज्य में जो है विद्यमान नदियाँ, सरोवर, झीलें, पर्वत और खनिज पदार्थ तट से 12 मील तक समुद्र तथा वायुमंडल आदि सभी जो है प्रसंग में भूमि के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि भूभागीय समुद्र तक फैला है भारतीय संप्रभुता। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है तो कौन मानता है? तो कार्ल पॉपर मानता रहा। ठीक है, कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एमिनीज में 3 चिंतकों प्लेटो, हीगल और मार्क्स पर जो है प्रहार किया है। पॉपर ने तर्क दिया है कि विज्ञान और स्वतंत्रता दोनों जो है ऐसे समाज में पनपते हैं जो खुला या मुक्त समाज हो, अर्थात जो नए विचार को अपनाने के लिए तत्पर हों। और प्लेटो का दर्शन जो है सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। ठीक है, और प्लेटो बंद समाज का सिद्धांतकार है।
वह ऐसा प्रतिक्रियावादी है जो दार्शनिक विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके जो है सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कार्ल पापर ने जो है प्लेटो को समाज का शत्रु माना था। 13 नंबर प्रश्न है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किसकी आलोचना की थी यहाँ पे? तो प्लेटो जो है मुख्य रूप से सोफिस्टों की आलोचना की थी। ठीक है, सोफिस्टों की आलोचना की थी। प्लेटो ने सोफिस्टों की आलोचना की क्योंकि वे संशयवादी थे। उनका कहना था कि निरपेक्ष या परम सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, और सोफिस्टों वेतन लेकर ज्ञान देते थे जिसमें लोगों के मन में व्यवस्था या कानून के प्रति संशय पैदा करते थे, और जिससे जो है व्यवस्था का खतरा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जिस तरह से बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविश्वास की संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। यह किसका कथन है? तो ये कथन है लीबर का। ठीक है, संप्रभुता राज्य की अपृथक्करणीय होती है। इस बात को लीबर ने बहुत सुंदर ढंग से शब्दों में अभिव्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फूलने फलने के गुण को नहीं पृथक कर सकता, उसी प्रकार जो है संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परिभाषा दिया था लीबर महोदय ने। 15 नंबर प्रश्न है, ग्रीन की स्वतंत्रता आधारित है तो किन विचारों पर आधारित है? तो रूसो और हीगल के विचारों पर आधारित है ग्रीन की स्वतंत्रता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, एलटी ग्रेड का ये क्वेश्चन है। रूसो और हीगल के विचारों पर आधारित था ग्रीन की स्वतंत्रता। ठीक है, ग्रीन ने रूसो एवं कांट की भांति अपने संपूर्ण व्यवहारिक दर्शन को स्वतंत्र नैतिक इच्छा पर आधारित किया है, और उसने स्वतंत्रता को महानतम वरदान माना है, जिसकी प्राप्ति एवं अनुभूति ही नागरिकों के संपूर्ण प्रयत्नों का अंतिम ध्येय होना चाहिए। और ग्रीन जो है हीगल के सहमति प्रकट कहता है कि स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है और व्यक्ति के हित तथा समाज के हित में जो है परस्पर कोई नहीं है। और निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो ग्रीन ने जो है हीगल और कांट दोनों के बीच का मार्ग अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है प्रश्न में पूछा है। तो कार्ल मार्क्स जो था वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता था। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को जो है देखें अगर तो ग्रोसियस हुकर, जॉन लॉक, स्मिथ, हॉब्स, रूसो, मिल्टन, वोल्टेयर, स्पेंसर, दिदरो और ब्लैकस्टन, टॉमस पेन, ठीक है, और तथा अमेरिका के संविधान एवं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की विचारधारा को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार लोकतांत्रिक राज्य में ही प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। राजनीतिक अधिकार सरकार को जनमत के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, ये भी सही है आपका। यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका, राजनीतिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त होते हैं, तो ये गलत है। नागरिकों विदेशियों को कहाँ प्राप्त होते हैं राजनीतिक अधिकार? ठीक है, तो यहीं पे आपका ये सी वाला गलत है, राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी कथन सही नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा है ये? तो ये जॉन लॉक द्वारा कहा गया है। ठीक है, स्वतंत्रता कानून के द्वारा ही संभव होती है तथा राज्य का कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस विचारधारा के समर्थक जो है लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। और रिची ने भी एक परिभाषा दिया था कि व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में जो है स्वतंत्रता का अर्थ कानून का निर्माण करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, राज्य में प्रारंभिक उदारवादी चरण पूर्वगामी था। तो राज्य में प्रारंभिक उदारवादी चरण जो है पूर्वगामी था, तो किसके पूर्वगामी था? तो ये सकारात्मक राज्य के पूर्वगामी था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य के कार्यों के संबंध में जो है
18वीं सदी में एवं 19वीं सदी में पूर्वार्ध तक जो है नकारात्मक उदारवाद या कहा जाए कि प्रारंभिक उदारवाद का बोलबाला था, और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है सकारात्मक उदारवाद का आरंभ हुआ, और 1917 की क्रांति से समाजवादी राज्य का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और समष्टिवाद समाजवाद की ही एक ये शाखा थी। ठीक है, तो ये सकारात्मक राज्य का पूर्वगामी था, प्रारंभिक राज्यों का उदारवादी चरण। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हों। ठीक है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि किसी सामाजिक जीवन में सब मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए। स्त्री पुरुष, काले गोरे, जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्ति को जो है बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा न माना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है ग्रीन द्वारा उदारवाद पुनर्निरीक्षण निम्न में से किन पुराने सिद्धांतों का पुनर्जीवन है? तो ये पुनर्जीवन है सहमति और प्राकृतिक कानून का। ठीक है, सहमति और प्राकृतिक कानून का। ग्रीन ने रूसों की सामान्य इच्छा से सर्वाधिकारवादी तत्वों को हटा दिया था, और उसने कहा था कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है, और इस तरह उसने सहमति को महत्व दिया। और ग्रीन ने जो है प्राकृतिक कानून की पुरानी अवधारणा का जो है खंडन करते हुए कहा था कि यह वह कानून है जिसका पालन मनुष्य को एक नैतिक प्राणी होने के नाते करना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन द्वारा जो उदारवाद पुनर्निरीक्षण था वो सहमति और प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का पुनर्जीवन था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। तो दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये बदला के सिद्धांत पर। ठीक है, यहाँ बदल हो गया है, बदला के सिद्धांत पर कहा जाए। ठीक है, प्रतिकारात्मक सिद्धांत पुरानी कहावत जैसे को तैसा मिले जैसी करनी वैसी भरनी पर आधारित है ये। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है अपराध राज्य की शक्ति के लिए चुनौती होता है, और राज्य अपनी सर्वोच्च शक्ति द्वारा शक्ति का प्रयोग करके अपराधी के से जो है प्रतिरोध लेता है। और कांट और हेगल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा था कि दंड को जो है अपराध के लिए निषेधात्मक उपहार माना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है किसने कहा है एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं अपितु मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका ट्राटस्की ने। ठीक है, ट्राटस्की ने लेनिन के दल संबंधी विचार की आलोचना करते हुए कहा था कि इसके द्वारा सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता के स्थान पर जो है सर्वहारा वर्ग पर अधिनायकता स्थापित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न है आधुनिक व्यक्तिवाद मांग करता है। तो किसका मांग करता है? तो आधुनिक व्यक्तिवाद जो है वो समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है, समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। आधुनिक व्यक्तिवाद और 19वीं सदी के व्यक्तिवाद में ये अंतर यह है कि जहां 19वीं सदी में व्यक्तिवाद जो है राज्य की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देता था, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में था, वहाँ जो है आधुनिक जो है व्यक्तिवाद व्यक्तियों के समुदाय तथा संगठनों पर अधिक बल देता है। तो यहाँ पर जो है संगठनों पर अधिक बल देता है, यानी समूह के लिए स्वतंत्रता की अधिक मांग करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है निम्न में से किस विचारधारा को पूंजीवाद के लिए बनाई चौकी कहा गया है? तो ये कहा गया है लोक कल्याणकारी राज्य को। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य को 20वीं शताब्दी के शुरू के दौर में जो है पूंजीवादी बाजार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकटों की बारंबारता, गैर बराबरी और गरीबों का शोषण इस हद तक पहुंच गया कि उदार और पूंजीवाद का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था, और इस खतरे को टालने के उपाय के रूप में जो है कल्याणकारी नीतियों का उदय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस विचारक ने अभिजात्यवाद को मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किया? अभिजात्यवाद को मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किसने किया था? तो जेम्स वर्नटम ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स वर्नटम ने किया था। जेम्स वर्नटम ने विशिष्ट वर्ग या अभिजात्य
के संबंध में आर्थिक दृष्टिकोण या मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया था, और उसके अनुसार जो है संभ्रांत वर्ग की सत्ता का आधार उत्पादन और वितरण के साधनों पर जो है उसके नियंत्रण व प्रभुत्व में निहित है, ऐसा इन्होंने बताया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, दार्शनिक ने विश्व की व्याख्या की है, जबकि प्रमुख प्रश्न उसे परिवर्तन करने का है। संबंधित उपरोक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा से संबंधित है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद, ये किसके द्वारा? तो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित था। समाजवाद के सैद्धांतिक पहलुओं के साथ साथ जो है उसके व्यवहारिक पक्ष को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। वास्तविकता यह है कि मार्क्स जो है व्यवहारिकता को ही दर्शन की उपयोगिता की एकमात्र कसौटी मानता है। इसलिए उसने कहा था, दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है, जबकि महत्वपूर्ण कार्य तो विश्व को बदलने का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? तो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, यही तो नहीं है। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ये इसके पुस्तक किसने लिखा था? तो ये प्रूधो ने लिखा था। ठीक है, ये प्रूधो ने लिखा था फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। और द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये कार्ल मार्क्स था। द होली फैमिली ये भी उसका था, द कैपिटल भी उसका था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये था प्रूधो का। 29 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स का मत था कि अतिरिक्त केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है। अतिरिक्त जो है केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है। तो ये चर पूंजी, ठीक है, चर पूंजी जो है केवल अतिरिक्त के मूल्य से उत्पन्न होता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं का सामान्य सामाजिक सार तत्व केवल श्रम है, और परंपरागत अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है उत्पादन के 4 तत्व गिनाए गए हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। और मार्क्स ने इसमें कहा था कि केवल श्रम ही ऐसा तत्व है जो समाज के लिए मूल्य का सृजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? तो लेनिन ने किया था अपने एक बुक, उनकी एक पुस्तक थी स्टेट एंड रिवोल्यूशन में। ठीक है, लेनिन ने मार्क्स की शिक्षाओं का व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुरूप जो है संशोधन किया था। उसने सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना के लिए जो है साम्यवाद दल की वकालत की थी। और स्टालिन ने कहा था कि श्रमजीवी अधिनायक तंत्र का सिद्धांत लेनिनवाद के आधारभूत तत्व है। और लेनिन ने अपने पुस्तक जो है स्टेट एंड रिवोल्यूशन में कहा था कि यह तानाशाही एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से बल पर आधारित है और जिस पर जो है कानून की कोई सीमाएं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेनिन ने अपने पुस्तक स्टेट एंड रिवोल्यूशन में जो है श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को जो है सुपरिष्कृत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन इस पार्ट में। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। लाइक भी वीडियो किया कीजिए, आप लोग करते नहीं हैं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।